हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में और इसका पार्ट फर्स्ट है। और इसका हम 3 से 4 भागों में हम इसको बांटने वाले हैं, क्योंकि ये पीडीएफ कुछ ज़्यादा बड़ी है। उत्तर प्रदेश की जब से उत्पत्ति होगी और अब तक का हम प्रॉपर तरीके से सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अब तक पहुंचानी हो तब तक पहुंच जाएगी। बात करने वाले हैं 5 नवंबर को एक परीक्षा है, छोटी सी परीक्षा है और उसमें कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो वो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो एक बार में तो याद होगी नहीं, इस वीडियो को 3 से 4 बार वो स्टूडेंट देखेंगे। और जिनके पास ये वीडियो पहुंचे तो अपने फ्रेंड साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ये क्लास अगर विद्यार्थी मान लेते हैं क्लास अगर 6 में भी है, 1 मिनट, क्लास 6 से अगर क्लास 10 तक के बीच में है, तो हर स्टूडेंट को अपने प्रदेश के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम आज यही जानकारी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से इसका रिव्यू भी करने वाले हैं। तो 15 से 20 मिनट में आपको बहुत सारी उत्तर प्रदेश की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी अब तक आपके पास मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसका पार्ट फर्स्ट है। ये बहुत लंबे पीडीएफ, इसको हम 3-4 भाग में बांटने वाले हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। अब पार्ट फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश स्टार्टिंग में जब से उत्तर प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश को पहले हम संयुक्त प्रांत के नाम जानते थे जब उत्तर प्रदेश बना। इसको इंग्लिश में संयुक्त प्रांत बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं उत्तर प्रदेश को। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि देखो ये पीडीएफ तो कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी पढ़ा भी सकता है, लेकिन याद करने की प्रक्रिया ये कैसी बढ़ेगी, हम इसको प्रॉपर तरीके से भी बताने और समझने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी को 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। बात करते हैं, तो इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसी की उपलक्ष्य में 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब आप लोगों को काम यह है कि आप गूगल करिए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। आपको इस बात को गूगल कर लेना है और कंफर्म भी कर लेना है। इतना वर्क आपका रहेगा। अब बात करते हैं इसका जो विभाजन दिवस कब मनाते हैं। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कट करके बना था। जैसे बिहार से कटकर झारखंड बना था और उसी से कट करके आपका उड़ीसा बना था। तो 2 राज्य जैसे बिहार से कट के बने थे, उसी तरह का उत्तर प्रदेश से कट के राज्य बना था उत्तराखंड। कब? 9 नवंबर 2000 को। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे इसी में हम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इसमें अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया है। कब किया गया है? तो ये किया गया है 9 नवंबर 2000 को। आपके 2 से 3 पॉइंट बनने वाले हैं। तो पहले बात, आप कहीं ना कहीं ये भी आपका प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलते हैं हम। हाँ ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? 2 बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे हैं लड़के, एसएससी, यूपीएससी, पेट, आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट क्लास 6 से या अगर 10 तक के विद्यार्थी हैं, तो बहुत जो सारे विद्यार्थी उनको जानकारी नहीं होगी। मतलब मेरे माइंड से कुछ मुंह से अलग निकल रहा है, माइंड में वही है। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको ये पता नहीं होगी, तो हम प्रॉपर तरीके से उन्हीं को बताने वाले हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। इसकी राजधानी तो सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। और हमेशा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही मतलब सीएम वहां पर बैठता है। अब बात करते हैं इसका प्राचीन नाम क्या था। तो जो भगवान राम के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम था लक्ष्मण, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा था। प्राचीन नाम इसका है लखनपुरी, ठीक है। लखनऊ का प्राचीन नाम है लखनपुरी, क्योंकि भगवान राम ने अपने भाई को इसको सौंपा था। ओके, यहाँ से आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये भी है, और वो जो ऊपर पॉइंट बिंदु निकल गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं राज्य की। जो आपका राज्य चिन्ह है वो कैसे और कहां कहां से लिया गया है। तो जो राज्य चिन्ह है
ये स्वीकृति इसको कब किया गया था? तो इसकी स्वीकृति हुई थी 1938 में, अप्रूव हुआ था, यानी स्वीकृति इसको मिली थी, किसको? राज चिन्ह को। अब राज चिन्ह में क्या उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें देखो दो दो चीजें हैं। इसमें दो मछलियां आपको दिखती हैं, ये आपकी दो मछलियां ये है और एक मछली ये है, आपको दिखता है दूर दूर से। तो दो मछली जो इसको कहाँ से ले गए हैं? तो ये अवध के मुस्लिम शासकों का ये प्रतीक को दर्शाती है। देखो जो अवध के जो कुछ मुस्लिम शासक थे, क्योंकि अवध जो वर्तमान में आप लोग अयोध्या बोलते हैं ना, वही है। अवध के जो मुस्लिम शासक का ये प्रतीक थी दो मछलियां, ठीक है, तो इससे लिया गया है। अब बात करते हैं कि जो तीर आपका है धनुष, आप अगर देखेंगे गौर से सिंबल में, तो देखिए यहाँ पर आपको ये धनुष दिखता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और देखो यहाँ पर आपको धनुष दिखता है, भगवान राम जैसा, नहीं जैसे तना हुआ धनुष दिखता है। जो धनुष था, जो तीर धनुष हिंदू शासक भगवान राम का प्रतीक है। ओके, अब बात करते हैं इसमें जो जो तीन तरंग जो लाइनें हैं, जो जो तीन तरंग जो लाइनें हैं, गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। अब जैसे मान लेते कोई कोई नदी है, अब इसी में से एक से निकल रही, इसी में से गंगा भी निकल रही है और इसी में से यमुना भी निकल रही है, तो तीन तरंग तीन लाइन गंगा और यमुना के बहने का प्रतीक है। तो अब कहीं ना कहीं इसमें दो आपको स्टार देखने के लिए मिलेंगे। एक फर्स्ट अब स्टार ये है, सेकंड स्टार आपका ये है, और जब भाई ये है, ठीक है। इससे जितने महीन से महीन बिंदु बनेंगे, हम प्रॉपर तरीके से सभी को बताते हुए चलेंगे। और ये वीडियो एक बार में आपको माइंड में सेट नहीं होगा, आपको लगभग 2 से 3 बार जब आप देखेंगे ना, एक शाम के सुबह को आप कभी देख लीजिए, सबको समय मिले, आपको बेहतर तरीके से मालूम पड़ जाएगा। ओके, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश का सिंबल कुछ ऐसे बनता है। ओके, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? जो जब भगवान जो माता सीता जब लंका में थी, तो अशोक का जो पेड़ था, उसी पर तो हनुमान जी चढ़ कर बैठे हुए थे। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम है अशोक। और इसकी इतनी घनी छाया होती है कि काफी घनी छाया होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें अंदर तक इसको बेध तक नहीं पाती, इतना ये घना पौधा होता है जिसका नाम है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसको आप बोलते हैं सारस या क्रॉच। हमारी जो देहाती भाषा में बोलते हैं लोग बाड़ी, ठीक है, मतलब ये एक तालाब में पाई जाती है और इसका अंडा लगभग 2.5 किलो के आसपास का होता है। तो ये क्या है, ये खाती क्या है? जब कभी धानों के सीजन में जब धान होते हैं तो ये धान खाती है। ओके, मतलब जो धान निकलते हैं पेड़ों से वो उसको खाती है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच, जिसको हम बोलते हैं बाड़ी हिंदी भाषा में, जो देहाती भाषा में। नेक्स्ट, अब बात करने वाले हैं इसका जो राजकीय पशु कौन है? इसका जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। बारहसिंगा इसे कहते किस लिए? क्योंकि इसके सींगे 12 होती हैं। ओके, मतलब अधिकतर 12 होती हैं, एक से एक सींगे इसकी फूटी होती हैं। बात करते हैं कि इसकी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तो इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। हम कहीं पर जब सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में कहीं पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे तो अधिकतर काम आपको हिंदी भाषा में मिलेगा। और सेकंड आपकी जो लैंग्वेज है आपकी उर्दू है। फर्स्ट हिंदी और दूसरा सेकंड उर्दू। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डाटा आपको लोगों को मिल जाएगा कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, आपको ये 4 मिलेंगे। अब देखो इसमें आप लोग कंफ्यूजन इसलिए नहीं होंगे कि हम प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाले हैं। अब बात करने हैं लोकसभा। लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो जैसे मैंने याद किया है आपको वो ऐसे याद करने का है। लोकसभा की जब आप बात करें, यानी सांसद जिसको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, इसको आप MLA एक होता है, एक MP होता है और एक और होता है, मतलब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनको आप बोलते हैं आप सांसद। ओके, उनकी संख्या 80 है। यानी अभी जो चुनाव हुए थे पिछले वर्षों में, ये लोग कहते हैं ना, लोकसभा के चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं सांसद को लोग बोलते हैं सांसदीय के चुनाव हैं। यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। ओके, बात करते हैं, और ये जो 80 जो लोकसभा सीटें हैं, ये वर्तमान में पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट सीटें उत्तर प्रदेश के पास है। लोकसभा की पूरी 80 सीटें हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं कि इसमें राज्यसभा की कितनी सीटें हुई? राज्यसभा की टोटल 31 सीटें हैं। राज्यसभा का उल्लेख कौन से भाग में उसमें किया गया है? जो भाग थे, तो भाग 4 में ही, भाग 4 में
उसका उल्लेख है प्रॉपर तरीके से, किसका? राज्यसभा सदस्य का। जो राज्यसभा में चुन कर जाते हैं उनका होता है चौथा, यानी कि चौथी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं विधानसभा। विधानसभा जिसको बोलते हैं आप एमएलए, बोलते हैं ना चच्चा हमारे विधायक हैं, यानी एमएलए बोलते हैं, एक मिनट, एमएलए, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म होता है, जिसको आप लोग विधायक कहते हैं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यानी विधायकों की या फिर विधानसभा की जो लोग लड़ते हैं, यानी कितने 403 पूरे विधायक होंगे। ओके, अब पार्टियां अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन सीटें इतनी है, इतने से लोग लड़ सकते हैं चुनाव वगैरह। अब बात करते हैं कि विधान परिषद की भी 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। जी, जितनी सीटें आपके उत्तर प्रदेश में हैं, ये पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं। ओके, अब बात करते हैं कि मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, कहीं ना कहीं 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं, और सबसे बड़ा मंडल प्रयागराज का है, वो भी जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करते हैं 18 मंडल उत्तर प्रदेश में, और जो रेलवे के जो बोर्ड हैं, जो रेलवे के मंडल हैं वर्तमान में, वो भी 18 ही हैं। ठीक है, तो चाहे आप रेलवे की बात करें, जो बोर्ड है वो भी 18 है, और आपका मंडल भी 18 है। ठीक है, आपके 2 प्रश्न आपसे यहाँ से आपके मिलकर के चलेंगे। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं। ये तो सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 75 पूरे जिले हैं। अब बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, पंचायत की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू है। आपसे ये कथन में कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा या आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत की जो व्यवस्था है कितने स्तरीय है? 2 स्तरीय है, मतलब 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, फिर त्रिस्तरीय है। आप लोगों को वहां पर उत्तर आपको मानना है कि वो 3 स्तरीय व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी? ये भी तो है ना। अब बात करते हैं, इसमें 2 होते हैं, 3 होते हैं। पहला ग्राम पंचायत होता है ना, जो अब प्रधान वगैरह लड़ते हैं उनको आप बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का सदस्य पहला कौन होता है? प्रधान होता है। गांव का प्रमुख पहला प्रधान होता है। क्षेत्र पंचायत, आपको जब कभी जो बोलते हैं ना कि जिला पंचायत सदस्य बोलते हैं ना वो लोग, तो वो होते हैं। बात करते हैं जिला पंचायत, वो जिला पंचायत होते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होते हैं ना। देखो, क्षेत्र पंचायत, अब कभी आप ग्राम पंचायत प्रधान, सेकंड नंबर क्षेत्र पंचायत, और थर्ड नंबर जिला पंचायत। बोलते हैं ना जिला पंचायत सदस्य फलाने वोट लड़ने, मतलब चुनाव लड़ने वाले हैं, भारी मतों से विजय बनाए। अब लोग जब पिछले भी चुनाव हुए थे, तो वहां पर जब प्रधानी था, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में ये भी चुनाव थे, जिनको बोलते हैं जिला पंचायत। अब बात करते हैं कि सीमावर्ती देश कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश से कौन सा देश सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है नेपाल की। कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर देकर के जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि सीमावर्ती राज्य कौन सी है। देखो, यहाँ पर भागवत का आयोजन बगल में हो रहा है, थोड़े दूर है, तो आपको बैकग्राउंड उसकी म्यूजिक आ रहे होंगे। ओके, और मैं ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जो सीमावर्ती राज्य हैं, उसमें 8 राज्य और 1 यूटी है। यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरी। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, वर्तमान में भारत में, यानी पूरे भारत में बात करते हैं कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, अब बात करने वाले हैं जो सीमावर्ती राज्य में दिल्ली आपकी यूटी तो है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आपकी यूटी है। बात करते हैं 28 राज्य, सॉरी 8 इसमें राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से। ओके, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी उत्तर प्रदेश को जो सर्वाधिक जिले जो स्पर्श करते हैं, वो मध्य प्रदेश से ही स्पर्श करते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम में है हिमाचल प्रदेश, जहाँ की कंगना रनावत हैं। हिमाचल प्रदेश की ही कंगना रनावत हैं, और वहीं पर ज्यादा सेब आपके उगते हैं, मतलब होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रश्न ये बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, वो मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कहीं ना कहीं आपको 1 और 2 नंबर कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ओके, अब बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश यानी सर्वाधिक राज्यों से
स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? उसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र इसका नाम कैसे पड़ा? कोई बता सकता है? सोनभद्र एक बार बोल जैसे लोग, चाहे कहानी हो चाहे सच में ऐसा हुआ हो कि वहां पर काफी मात्रा में सोनभद्र में सोना मिला था, उसी के नाम पर इसका नाम सोनभद्र पड़ा था। अब बात करते हैं जो आपके वर्तमान के जो आपके रक्षा मंत्री हैं। एक मिनट हट जा भाई। जो आपके रक्षा मंत्री हैं, जो आपके रक्षा मंत्री, इनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, ठीक है। ये आपके जो वर्तमान के जो रक्षा मंत्री हैं ना, ये सोनभद्र के ही रहने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से जो सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर में आपका बिहार है, और झारखंड और छत्तीसगढ़। अब लोग बोलेंगे तो ये तो कोई भी पढ़ सकता है, याद कैसे करेंगे? देखो एम बी, अब लोग डाटा खर्च करते हैं ना, बोले कितनी एमबी बची है, यानी मध्य प्रदेश एंड बिहार। अब आपका सेकंड कैटेगरी बनेगी जे सी यानी कि झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आपको ट्रिक क्या बनाना है कि सोनभद्र से जो लगते हैं आपके क्या जिले, कौन कौन सी राज्य कौन कौन से हैं सोनभद्र से? मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़। आपको 4 ये लगने वाले हैं राज्य, और ये एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ओके, और सबसे कम, अगर ये मैक्सिमम है, अगर ये आपका मैक्सिमम है तो मिनिमम भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो मिनिमम आपका है हापुड़। हापुड़ आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि सबसे छोटा जिला है किसमें? क्षेत्रफल में। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। ठीक है, आपके जितने कॉन्सेप्ट होंगे सभी को प्रॉपर तरीके से क्लियर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादा करने वाला इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आवाज ज्यादा आ रही है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। आपको बैकग्राउंड आवाज सुनेगी, मैं कुछ बोलूंगा, आप दूसरा सुनेंगे, ठीक है। तो मैं इसी नदिया वाला मैं टॉपिक आगे आपको बढ़ा दूंगा प्रॉपर तरीके से। ओके, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो, जब अब जो 6वीं 7वीं 8वीं या 9वीं 10 के लड़के होंगे तो पूछेंगे गोंडवाना लैंड क्या है। देखो, जब पृथ्वी ऐसे नहीं थी, पृथ्वी पहले पूरी गोल थी पृथ्वी, पहले हम जानते हैं उसमें विस्फोट हुआ और वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो जब पृथ्वी टूटी तो उत्तर प्रदेश और बहुत सारे अलग अलग महाद्वीप निकले, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, जितने महाद्वीप निकले उससे आपका एशिया महाद्वीप भी निकला। और उत्तर प्रदेश जब भारत भी आपका कट के निकला, और उसी से भारत से ही गोंडवाना लैंड से अलग हो, गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा? उत्तर प्रदेश। उन्हीं जो भाग अलग हुए थे महाद्वीपों से, उसी में से आपका भारत और अलग अलग देश भी अलग हुए थे, और उसी में से गोंडवाना लैंड है, उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको चीज को आप डायरेक्ट याद करिए कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग, बात खत्म। अब बात करने हैं उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। फर्स्ट नंबर में आपका है भांबर। भांबर क्या होता है? भांबर जो बंजर भूमि हो जाती है उसको हम लोग तो बोलते हैं भांबर। और तराई क्षेत्र क्या होता है? तो देखो, तराई क्षेत्र वो होता है जहां पर पानी काफी लंबे समय तक भरा रहता है, उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। अब लिखा दक्षिण के पहाड़ और पठार, यानी उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? भांबर यानी भाभर, तराई क्षेत्र और दक्षिण के पहाड़ और पठार हैं। ठीक है, तो नदियां का टॉपिक हम कल प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को सुनाई देगा नहीं। मैं पढ़ाऊंगा दूसरा, आप पढ़ेंगे तीसरा, और हो जाएगा आपका चौथा। तो मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं नहीं, और ये वीडियो कभी प्राइवेट होगी नहीं, हमेशा ये पब्लिक रहेगी और हमेशा पब्लिक ही रहेगी। अगर आप इस वीडियो को किसी साथ शेयर करना चाहें, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे, और फेसबुक मतलब बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहो तो आप इनको शेयर कर सकते हो। तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी मालूम पड़ सकता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।